नमस्कार। रमन क्लासेस के इस भाग में हम आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस चैनल का उद्देश्य बच्चों को अधिक से अधिक न्यूनतम स्तर से लेकर के उच्चतम स्तर तक का जो ज्ञान है ग्रामर के संबंध में, उस ज्ञान को बढ़ाना है, उस ज्ञान को प्रसारित करना है और बच्चों को अधिक से अधिक ग्रामर के संबंध में, ग्रामर के विषय में अधिक से अधिक उन्हों को परिचित कराना है, जिससे कि वो इंग्लिश ग्रामर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सकें। और हमारा यह प्रयास है कि हमारे देश के हर बच्चे को इसकी जानकारी होनी चाहिए ताकि वो जीवन में आगे सफल हो सकें। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जो इंग्लिश ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर के 5 भेद होते हैं: ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन, प्रोसोडी। तो इससे पहले वाली वीडियो में जो इंग्लिश ग्रामर का जो भेद था उसमें सबसे पहला हमने बताया ऑर्थोग्राफी। इसमें हमने लेटर, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, सेमी वॉवेल और अल्फ़ाबेट के बारे में बताया था कि किस प्रकार से इनकी परिभाषा होती है, किस प्रकार से इनका उच्चारण होता है, लेटर कितने प्रकार के होते हैं, वॉवेल किसे कहते हैं, कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं। आज के इस भाग में हम बताएंगे कि यह जो पार्ट है इसमें आज बताएंगे इटिमोलॉजी के बारे में। इटिमोलॉजी को हम लोग कहते हैं शब्द विचार। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये शब्द विचार है क्या, यानी इटिमोलॉजी है क्या। यह ग्रामर का दूसरा भाग है और हम पहले ही बता चुके हैं कि इंग्लिश ग्रामर के 5 भाग होते हैं। इसमें इटिमोलॉजी दूसरा भाग है। इसके अंतर्गत हम अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनके भेदों का अध्ययन करेंगे या उनके प्रकारों का अध्ययन करेंगे। इसके बाद उन शब्दों का प्रयोग किस प्रकार से होता है, उन शब्दों को हम किस प्रकार से प्रयोग में लाते हैं, इस बात का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ है कि जो शब्द है वह शब्द है क्या। हम कहते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि वर्णों के मेल को हम शब्द कहते हैं, लेकिन इसकी सही परिभाषा यह है कि 2 या 2 से अधिक लेटर के जो सार्थक मेल होते हैं, जो सार्थक समूह होते हैं, उसे हम शब्द कहते हैं, यानी वर्ड कहते हैं। अंग्रेजी में शब्द को हम वर्ड कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक लेटर्स के मीनिंगफुल समूह को हम वर्ड कहते हैं, यानी शब्द कहते हैं। और हिंदी में इसकी परिभाषा होती है 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, यानी उन्हीं वर्णों के मेल को हम शब्द कहेंगे जिसका अर्थ सही हो, जिसका अर्थ सार्थक हो। इसी प्रकार से अंग्रेजी में भी उन्हीं लेटरों के समूह को हम वर्ड कहेंगे जिसका मीनिंग हो, यानी जिसका अर्थ सही हो। जैसे मान लीजिए कि हम लिखते हैं MAN, मैन, तो यहाँ पर M है, A है, N है, यह सार्थक मेल है। मैन मीन्स आदमी हो गया। लेकिन अगर हम इसे लिखेंगे NAM तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, इसलिए इसे हम शब्द नहीं कह सकते हैं। तो 2 या 2 से अधिक लेटर के मीनिंगफुल समूह को, यानी सार्थक समूह को हम वर्ड कहते हैं। अब है कि जो इटिमोलॉजी है, इसके अंतर्गत सबसे पहला चीज आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम किसे कहते हैं? तो अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उसे 8 भागों में बांटा गया है, जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और इसके 8 भेद हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग हिंदी में कहते हैं शब्द भेद। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग हिंदी में शब्द भेद कहते हैं। और अंग्रेजी के शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है, जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो इसके 8 भेद हो गए: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। जैसा कि आप इस ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं,
कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, अब है पार्ट्स ऑफ स्पीच, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का मीनिंग क्या होता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मीनिंग होता है शब्द भेद। तो अंग्रेजी के शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है, जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने भेद हैं? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भेद होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। नाउन को हम लोग हिंदी में संज्ञा कहते हैं, प्रोनाउन को सर्वनाम कहते हैं, एडजेक्टिव को विशेषण कहते हैं, वर्ब को हम क्रिया कहते हैं, एडवर्ब को क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके बाद प्रीपोजिशन को संबंधवाचक अव्यय कहते हैं, कंजंक्शन को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं और इंटरजेक्शन को विस्मयादि बोधक अव्यय हम कहते हैं। अब इसके अंतर्गत ये जितने भी ये 8 भेद हैं, इन 8 भेदों का हम फिर से एक्सप्लेनेशन करेंगे और इस एक्सप्लेनेशन को लिखने के बाद अगले पार्ट में एक एक करके एक एक पार्ट का हम पूरी तरह से विश्लेषण करेंगे। सबसे पहला चीज़ है कि ये जितने भी 8 भेद हैं, 8 भेद की सबसे पहले हम परिभाषा को लिखेंगे। अब है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 8 भेद होते हैं, इसमें हमने पहले ही बताया है कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन है। तो सबसे पहला चीज़ है नाउन। ऐसे नाउन की परिभाषा कुछ अलग ढंग से भी है, लेकिन नाउन की जो परिभाषा है बिल्कुल ही सरल ढंग से होना चाहिए, जिससे कि बच्चे सही ढंग से उसे बहुत ही कम समय में स्पष्ट रूप से सीख सकें। इसी कारण से हमने इसकी जो परिभाषा है बहुत ही संक्षिप्त रूप में दिया है और हम आशा करते हैं कि बच्चों को इससे बहुत अधिक लाभ होगा, उनको यह कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला चीज़ है कि नाउन, तो किसी भी नाम को हम नाउन कहते हैं। दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी वस्तुओं को हम देख रहे हैं, जिसके बारे में सुन रहे हैं, वो सारी वस्तुएं जो हमें दिखाई दे रहा है और जो नहीं भी दिखाई दे रहा है, उसे हम नाउन कहते हैं, यानी उसे हम संज्ञा कहते हैं। हिंदी में उसे संज्ञा कहते हैं, अंग्रेजी में इसे हम नाउन कहते हैं। अब जैसे राम है तो किसी लड़के का नाम है, सीता है तो किसी लड़की का नाम है, बुक है तो कोई वस्तु है, एयर है यानी हवा है, हवा को हम नहीं देखते हैं लेकिन उसका नाम है, उसे महसूस करते हैं, इसलिए वे नाउन हैं। तो दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, हम अपने आसपास जितनी भी वस्तुओं को देखते हैं, वो सारी वस्तुएं नाउन हैं। इसमें नाउन में आपको जो काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है। तो किसी भी नाम को हम नाउन कहते हैं। इसमें राम, पटना, मिल्क, आर्मी, इटिशी और भी कई हैं। इसके बाद है प्रोनाउन। कहते हैं जो शब्द नाउन के बदले प्रयुक्त होते हैं। हम जब किसी भी घटना के बारे में लिखते हैं, किसी भी निबंध को लिखते हैं, कोई भी पैसेज लिखते हैं और हम किसी व्यक्ति के बारे में अगर लिखते हैं, तो हम बार बार नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। हम 1 या 2 बार नाउन का प्रयोग करते हैं, इसके बाद हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो प्रोनाउन क्या होता है? तो प्रोनाउन जो है वह नाउन को छिपा लेता है, नाउन इसमें छिप जाता है। जैसे राम के लिए हम ही शब्द का प्रयोग करें, आई शब्द का प्रयोग करें, यू शब्द का प्रयोग करें, तो इसमें क्या होता है कि जो नाउन होता है वह छिप जाता है। और जब हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं तो इससे वाक्य की सुंदरता भी बढ़ जाती है और बार बार हमें नाउन लिखना नहीं पड़ता है। एक ही व्यक्ति के लिए बार बार नाउन का हम प्रयोग नहीं करते हैं। तो जो प्रोनाउन है इसका प्रयोग हम नाउन के बदले करते हैं। तो जिस शब्द का प्रयोग नाउन के बदले होता है, नाउन के लिए होता है, इसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसा कि बोर्ड पर आप देख रहे हैं कि आई, वी, यू, ही, शी, दे, हीज, हिम, हर, देयर, अस, आवर, ये सभी जो हैं ये सभी प्रोनाउन हैं।
इसके बाद है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण, जिसको हमने पहले ही लिख दिया है। और एडजेक्टिव कहते हैं जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं, उसके गुण को बताते हैं। ऐसे तो माना जाए तो जो शब्द नाउन या प्रोनाउन के अवगुण को भी बताते हैं, उसकी अवस्था को भी बताते हैं, उसे हम विशेषण कहते हैं, यानी एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे गुड, काइंड, टॉल, ब्यूटीफुल, जेंटल, इटिशी। अब है वर्ब। तो वर्ब मीन्स होती है क्रिया। तो जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे हम वर्ब कहते हैं। अब इसमें हम एक बात को स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि यहाँ पर जो परिभाषा है कि जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे वर्ब कहते हैं। तो गो मीन्स जाना, काम करने का बोध हुआ। प्ले मीन्स खेलना, काम करने का बोध हुआ। रीड मीन्स पढ़ना, काम करने का बोध हुआ। लेकिन यहाँ पर हमने इज, एम, आर, हैव, हैज़ भी लिखा है, इसे भी हमने वर्ब में शामिल कर लिया है। इससे किसी काम के करने का बोध नहीं होता है, लेकिन यह किसी वाक्य के निर्माण में, किसी सेंटेंस के निर्माण में, पैसिव वॉइस के निर्माण में, एक्टिव वॉइस के निर्माण में, नरेशन के निर्माण में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, मेन वर्ब की सहायता करते हैं। इसलिए इसे हम वर्ब कहते हैं और इस वर्ब को हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो वर्ब जो हुआ इसमें गो, प्ले, रीड, इज, एम, आर, हैव, हैज, हैड, वाज, वेयर, ये सभी जो हैं ये इसमें हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है। अब है एडवर्ब। कहते हैं कि जो शब्द वर्ब की विशेषता को बताए उसे हम एडवर्ब कहते हैं। जो एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन और प्रोनाउन के गुण या विशेषता को बताते हैं, लेकिन जो एडवर्ब होते हैं वो वर्ब की विशेषता को बताते हैं। इस कारण से इसे हम एडवर्ब कहते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, स्लो, फास्ट, राइट, रॉन्ग, टुडे, यस्टरडे, इटिशी। इसके बाद है प्रीपोजिशन। तो कहते हैं कि जो शब्द नाउन या प्रोनाउन के बीच संबंध को बताए, जो शब्द नाउन या प्रोनाउन के बीच संबंध को बताए उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे अप है, इनटू है, ऑन है, अबव है, अंडर है, बिहाइंड है, बिफोर है, इटिशी, और भी कई हैं। इसके बाद है कंजंक्शन। कंजंक्शन को हम लोग कहते हैं समुच्चय बोधक या संयोजक कहते हैं। तो कंजंक्शन कहते हैं कि अंग्रेजी भाषा का जो शब्द नाउन, प्रोनाउन, सेंटेंस और क्लाउज को जोड़ते हैं उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। जैसे हो गया आइदर हो गया, और हो गया, नॉर हो गया, देयरफॉर हो गया, बिकॉज हो गया, इफ हो गया, एंड हो गया, और भी कई कंजंक्शन हैं जो हम कंजंक्शन के चैप्टर में उसे हम बताएंगे। तो अभी हम जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के भेद लिख रहे हैं उसका अभी हम सिर्फ सिंपल इसका परिभाषा दे रहे हैं ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आए, और उसका जो एग्जाम्पल है वह भी कम लिख रहे हैं, क्योंकि इतना में ही अगर याद कर लेंगे बच्चे तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। इसके बाद ये चैप्टर जब हम ये समाप्त करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का, ये अब बच गया है इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन कहते हैं जिस शब्द से हर्ष, विषाद, घृणा, आश्चर्य, पश्चाताप, प्रशंसा इत्यादि का बोध हो उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। उसे हम लिखेंगे। इसके बाद इसके जितनी भी परिभाषाएं हैं उसे हम सेंटेंस के द्वारा लिख करके उसे बता करके पूरी तरह से इस कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर देंगे। और अब पार्ट्स ऑफ स्पीच का लास्ट पॉइंट है, यहाँ पर आप देख रहे हैं इंटरजेक्शन। जिस शब्द से हर्ष, विषाद, घृणा, आश्चर्य, प्रशंसा, उत्साह एवं पश्चाताप का बोध हो उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे ओह, आह, अलाश, हुर्रा, इटिशी। इसी शब्द का प्रयोग जब हम सेंटेंस में करते हैं तो जो सेंटेंस है वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन जाता है। अब है कि यहाँ तक हमने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया है। अब ये जितने भी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन हैं, इनको हम
सेंटेंस के माध्यम से पूरी तरह से क्लियर कर देते हैं और इसे पूरा करने के बाद इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ है नाउन। तो किसी भी नाम को हम नाउन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम राम लिखते हैं तो किसी लड़के का नाम है। मान लीजिए गंगा लिखते हैं तो किसी नदी का नाम है। रामायण लिखते हैं तो किसी पुस्तक का नाम है। अगर हम आयल लिखते हैं तो किसी वस्तु का नाम है। तो इस तरीके से जितने भी नाम होते हैं उसे हम नाउन कहते हैं। अब प्रोनाउन है तो जैसे कहते हैं आई प्ले, मैं खेलता हूँ। अगर मैं अपने बारे में कहूँ कि मैं खेलता हूँ तो यहाँ पर मेरा जो नाम है वह आई में छिप गया है। तो इस कारण से इसे हम प्रोनाउन कहते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग मेरे नाम के बदले हुआ है। किसी के नाम के बदले अगर हम यू का प्रयोग करते हैं तो वह प्रोनाउन हो गया। अब है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव कहते हैं कि जो शब्द नाउन या प्रोनाउन के गुण या विशेषता को बताए उसे एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लिखते हैं राम इज गुड, राम इज गुड। तो जैसा कि आप इस बार देख रहे हैं तो राम क्या है? राम व्यक्ति का नाम है तो नाउन हो गया। राम कैसा है? तो अच्छा है। तो यह गुड जो है यह इसकी विशेषता को बता रहा है, इस कारण से इसे हम एडजेक्टिव कहेंगे। तो नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब वर्ब है। तो यहाँ पर आप इज जो देख रहे हैं यह इज जो है इस वाक्य निर्माण में इसने मदद किया है, इस कारण से इसे यहाँ पर हम वर्ब कहेंगे। जब किसी भी सेंटेंस में अगर मेन वर्ब नहीं हो और उस सेंटेंस में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हो तो उस समय वह जो हेल्पिंग वर्ब है यानी इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, शैल, विल, कैन, कुड वह मेन वर्ब हो जाता है। तो राम इज गुड, इसमें इज जो है यहाँ पर मेन वर्ब हो गया। अगर हम कहते हैं आई एम प्लेइंग तो यहाँ पर इसमें प्ले भी है और एम भी है। इस कंडीशन में जो प्ले है वह मेन वर्ब होगा और जो एम है वह हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। तो वाक्य में जब हेल्पिंग वर्ब ही सिर्फ अकेले रहेगा तब उसे हम मेन वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर हमने इस बात को क्लियर कर दिया है। तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब है जैसे मान लीजिए लिखते हैं ही प्लेज। तो ही प्लेज है तो इसका मतलब हुआ वह खेलता है। ही प्रोनाउन हो गया और प्लेज मीन्स खेलता है। यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए यहाँ पर प्ले में एस लगा हुआ है। तो इससे कम करने का बोध हो रहा है। उठना, बैठना, खेलना, कूदना, चलना, घूमना, टहलना, मारना, पिटना, पढ़ना, पढ़ाना, ये जितने भी शब्द हैं इसे हम लोग वर्ब कहते हैं और यह मेन वर्ब है। अब है एडवर्ब। तो एडवर्ब कहते हैं कि जो शब्द वर्ब की विशेषता को बताएं। जैसे कहते हैं ही रन्स वेरी फास्ट, ही रन्स वेरी फास्ट। जैसा कि इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं तो ही प्रोनाउन हो गया, रन्स वर्ब हो गया। वह बहुत तेज दौड़ता है और जो वेरी है और फास्ट है यह एडवर्ब हो गया। वेरी भी एडवर्ब है और फास्ट भी एडवर्ब है। वह कैसे दौड़ता है? तो बहुत तेज दौड़ता है। तो यहाँ वेरी फास्ट जो हुआ यह एडवर्ब हो गया। इसके बाद है प्रीपोजिशन। अधिकांश सेंटेंस में प्रीपोजिशन की बहुत ही आवश्यकता होती है, उसकी बहुत ही ज़रूरत होती है और इसी कारण से हम वाक्यों में अलग अलग प्रीपोजिशनों का उपयोग करते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं आई गो टू पटना, आई गो टू पटना। तो हमने पहले ही बता दिया है कि जो प्रीपोजिशन होते हैं वो नाउन और प्रोनाउन के बीच या नाउन के बीच संबंध को बताते हैं। अब इस सेंटेंस में आई गो टू पटना में आई जो है यह प्रोनाउन है, इसके बाद गो जो है यह वर्ब है, पटना नाउन है और इनके बीच में टू लगा हुआ है जिसे हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। अगर इस प्रीपोजिशन को, इस टू को यदि हम हटा देते हैं तो ये पूरा सेंटेंस गलत हो जाता है। इसलिए यहाँ पर प्रीपोजिशन का उपयोग बहुत ही ज़रूरी हो जाता है और इस कारण से जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसमें सारे चैप्टर को भली भांति हमें समझना होगा, तभी हम ग्रामर को सही ढंग से समझ सकते हैं और तभी हम किसी भी सेंटेंस को पढ़ करके समझ सकते हैं। इसलिए इनकी जानकारी प्रत्येक
छात्रों के लिए बहुत ही आवश्यक है, अनिवार्य है। तो यहाँ तक हमने बता दिया प्रीपोजिशन। अब हमने बताया कंजंक्शन। तो जो शब्द नाउन, प्रोनाउन, सेंटेंस और क्लाउज को जोड़ते हैं उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर हम लिखते हैं राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, आई एंड यू। आप जैसा देख रहे हैं कि राम नाउन है, श्याम भी नाउन है और दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, ये कंजंक्शन है। इसी प्रकार से आई प्रोनाउन है, यू प्रोनाउन है, दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, ये कंजंक्शन है। इसके बाद अब है इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन के बारे में हमने पहले ही बता दिया है कि जिस शब्द से हर्ष, विषाद, घृणा, आश्चर्य, पश्चाताप, प्रशंसा इत्यादि का बोध हो उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे कहते हैं अलास आई एम राइनेड, यहाँ पर आदमी पश्चाताप कर रहा है कि हाय मैं बर्बाद हो गया। राइनेड मीन्स होता है बर्बाद होना। तो यहाँ पर आपने देखा कि यह पश्चाताप कर रहा है, इस कारण से इसके लिए हमने अलास शब्द का प्रयोग किया है। तो यहीं पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इस नेक्स्ट पार्ट में अब बताएंगे, जो हमारा अगला पार्ट होगा उसमें हम बताएंगे आपको काइंड्स ऑफ नाउन एंड रूल्स ऑफ नंबर। ये 2 चैप्टर को हम नेक्स्ट पार्ट में डालेंगे। तब तक हम आप लोगों से आशा करते हैं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अपने बच्चों को दिखाएं और बार बार दिखाने से क्या होगा कि आपके बच्चे सही ढंग से इसे समझेंगे और ग्रामर में उनका जो नॉलेज है, उनका जो ज्ञान है वह बढ़ता जाएगा। और हम और भी बहुत ऐसी चीज़ें, जैसे सिलेबुल है, तो बहुत सारी किताबों में सिलेबुल का अभाव है, तो हम सिलेबुल के बारे में बताएंगे। जैसे मॉर्फीम है तो मॉर्फीम के बारे में बताएंगे कि मॉर्फीम किसे कहते हैं, काइंड्स ऑफ मॉर्फीम क्या है, मॉर्फीम का उपयोग कहाँ होता है। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे और आपके बच्चों का हमारा प्रयास होगा कि आपके बच्चों का हम अधिक से अधिक ज्ञानवर्धन कर सकें, जिससे कि एक एक चैप्टर उनके दिमाग में आ जाए, उनको कॉन्सेप्ट वह सही ढंग से समझ में आ जाए और वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकें, उन्हें सफलता मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। अधिक से अधिक इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।